दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट भोपाल होमगार्ड्स और आपदा प्रबंधन की लीड कर रहे राम कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, प्रोग्राम में आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मित्रों, ये प्रोग्राम आज बहुत ख़ास प्रोग्राम है और ख़ास प्रोग्राम इस मायने में है क्योंकि वर्षा का समय आ गया है और हम सब ये जानते हैं कि वर्षा के दौरान कई सारी आपदाएं बिना बताए आती हैं और चूँकि ये बिना बताए आती हैं इसलिए आपदा कहलाती हैं, आफत कहलाती हैं। तो अब इन आपदाओं से कैसे निपटे, क्योंकि ये आम लोगों की समस्या है, चाहे बाढ़ हो, चाहे आगजनी हो, चाहे भूकंप हो या तमाम तरह के आंधी तूफान भी आ जाए। तो इन चीज़ों से एकदम से कैसे निपटा जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे ही हम इन चीज़ों में घिरा अपने आप को पाते हैं, चाहे आग में चाहे बाढ़ में, तो हम अपने आप को अपना होश खो बैठते हैं। तो ऐसे समय में धैर्य का परिचय दें और ऐसे समय में और क्या करना चाहिए, इन आपातकालीन स्थितियों से कैसे निपटें, इन सभी पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और इसलिए मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम बेहद ख़ास है और आम लोगों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, क्योंकि हम और भोपाल के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि भोपाल में गैस त्रासदी जैसी बड़ी त्रासदियाँ हुई। इसके बाद पिछले साल ये पानी भरा गया, तो इसके बाद कैसे लोग किन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, कैसे निपटें। तो ये प्रोग्राम का आज उद्देश्य है ताकि आप भी अपने जीवन में यदि किसी आपदा में, बाढ़ में फंसे हो तो निकल सकें। और ये आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम है। आप भी एक फ़ोन कॉल के माध्यम से इस प्रोग्राम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 1800-233-0040 और एक टोल फ्री नंबर है 266-0049। तो मित्रों, दोनों नंबर स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो आपदा से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, आप तुरंत हमें कॉल करिए। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे, उन आपके सवालों का जवाब सर से लेंगे। जब तक आपके फ़ोन कॉल मेरे पास आते हैं तब तक मैं चंद सवाल आपकी तरफ से सर से कर लेता हूँ। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि बाढ़ आपदा या आपदा प्रबंधन, लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ मैनेजमेंट का कोई कोर्स होगा तो उसको उस दृष्टि से लेते हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन कितना गंभीर विषय है। थोड़ा सा आप इस बारे में प्रकाश डालेंगे तो फिर अपन सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपदा क्या है। जब भी हम कहीं पर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है जिसको स्वयं मैनेज नहीं कर सकते हैं, यानी जो समूह है, स्थानीय नागरिक लोग हैं, वो उसको प्रबंधित नहीं कर पाते हैं, उससे अपना बचाव करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उस स्थिति को हम सामान्य शब्दों में आपदा कहते हैं। और जब इस आपदा को हमें बचाव के लिए, क्योंकि आपदा को रोका तो जा नहीं सकता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, इसके प्रभावों को, दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारी जो तैयारियां रहती हैं, चाहे तो आपदा के आने से पहले हों, आपदा के दौरान हों या आपदा समाप्त होने के पश्चात, उस स्थिति को हम जो तैयारियां करते हैं उनको हम आपदा प्रबंधन के रूप में जानते हैं। अब भी जैसे चर्चा का मुख्य विषय वर्तमान में वर्षा काल आ गया है, तो बाढ़ की स्थितियां निर्मित होना या किसी प्रकार से अन्य प्रकार बाढ़ के दौरान जैसे जीव जंतु भी निकल पड़ते हैं, सांप वगैरह, या लोग पानी में घिर जाते हैं, तो इन स्थितियों से निपटने के लिए हम विशेष रूप से बाढ़ आपदा पर फोकस करके चर्चा कर रहे हैं आज। बाढ़ में सबसे बड़ी चीज़ें ये रहती हैं, जैसे अब आपदा प्रबंधन एक बृहद विषय भी है क्योंकि सभी प्रकार की आपदा इसमें शामिल होती हैं। वर्तमान में बारिश के सीजन में बाढ़ आपदा शुरू हो गई, तो इसके लिए हमें सबसे पहले बाढ़ से पूर्व की तैयारियां करनी होती हैं। हम लोग भी कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जगह जगह जाके स्कूलों में, कॉलेजों में और स्थानीय नागरिकों के बीच में कार्यक्रम चलते रहते हैं हमारे। और हमारे कैंपस में होमगार्ड लाइन्स भोपाल जो जेल पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरते हैं, तो बिल्कुल लाल परेड ग्राउंड के पास में, वहाँ पे भी हम कार्यक्रम करते रहते हैं निरंतर। एक न एक कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है हमारे यहाँ पे लोगों की जागरूकता के लिए। और जहाँ से स्कूलों से या कॉलेजों से हमारे पास सूचना आती है और हम भी टाई अप करते हैं, तो उन लोगों को हम भी जाके वहाँ पे देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी बाढ़ के लिए हम 2 स्तरों पर शुरू करते हैं। जैसे पहले से कार्यक्रम शुरू कर दिए हम लोगों ने, जिससे लोगों को जागरूक कर सकें। तो जागरूकता में क्या रहता है कि हमें 2 स्तर पर करना होता है। पहला होता है व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा सामूहिक स्तर पर। तो व्यक्तिगत स्तर पर जैसे बाढ़ जहाँ जहाँ आती है, नदी के किनारे या ऐसी अन्य स्थान पानी की संरचना है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ भरती हैं, तालाब वगैरह भरती हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, पहले से हमें पता रहता है कि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है या आ सकती है, तो हम व्यक्तिगत स्तर पर एक इमरजेंसी किट तैयार करने की सलाह देते हैं सभी परिवारों को जो वहाँ पर रहते हैं उनको, कि आप एक इमरजेंसी किट तैयार करके रखें।
तो इमरजेंसी किट में क्या चीज़ें मुख्य रहती हैं वो मैं बताना चाहूँगा। हाँ। सबसे पहले इमरजेंसी किट में हमें अपने आवश्यक दस्तावेज रख लेना चाहिए, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जैसे ही बाढ़ से गिरते हैं तो हमें अपने महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित, क्योंकि उनकी बार बार आवश्यकता लगती है। उसके साथ ही हमें जैसे दवाइयाँ हैं, बच्चे वृद्ध महिलाएं परिवार में हैं वैसे वो सारी दवाइयाँ, और चूँकि बाढ़ की स्थिति है तो हमें रस्से और लंबा बाँस, छाता और सूखे खाद्य सामग्री अपने पास रख लेना चाहिए। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही पानी बढ़ता है और आप सुरक्षित स्थान की ओर रवाना होते हैं तो आप इन सारी चीज़ों के माध्यम से अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, कर सकते हैं इन चीज़ों के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब व्यक्तिगत स्तर पे हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, तैयारियां कर ली हैं, और एक और चीज़ है कि जैसे हमारे पास ट्रांजिस्टर होना चाहिए ताकि कोई भी सूचना शासन प्रसारित कर रहा है तो उसको हम सुन सकें, समझ सकें और उसके अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया कर सकें। क्योंकि बाढ़ जब भी आती है तो एकदम से आती है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होता है कि पानी कितनी मात्रा में गिर चुका है और किस स्तर पर बाढ़ आ सकती है, तो हम ये पूर्व तैयारी करने की सलाह देते हैं। दूसरा होता है सामुदायिक स्तर पर, जिसमें सभी लोग, गांव के लोग मिलकर के, या जिस क्षेत्र में नदी के किनारे जो भी गांव है अपना या क्षेत्र है वहाँ के लोग मिलकर के एक सामूहिक स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि हमें पता रहता है कि बाढ़ आएगी तो हमें किस रास्ते से और कहाँ सुरक्षित जगह है वहाँ पर पहुँचना है। सभी ज़्यादातर बाढ़ वाले क्षेत्रों में सभी लोगों को पता रहता है कि इस एरिया में पिछले बार बाढ़ आई थी तो यहाँ तक पानी पहुँचा था, इससे आगे नहीं पानी पहुँचा था। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग उस सुरक्षित स्थान के लिए जाने के लिए रास्ता चिन्हित करके रखें, और गांव में जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉलीज़ वगैरह हैं या स्थानीय संसाधन हैं उनके माध्यम से उनको तैयार और रेडी हालत में रखें, ताकि अपने बच्चे, वृद्ध, पशु है जो जिनको हम ले जा सकते हैं उनको वहाँ से ले जाके जा सकें। ये सामुदायिक स्तर पे एक संक्षिप्त तैयारी का स्वरूप है। इसके अलावा और भी चीज़ें कर सकते हैं हम कि अगर हमें ये पता है कि बाढ़ आने वाली है तो सामुदायिक स्तर पे अपने कुछ इम्प्रोवाइज मेथड से अपने लिए बचाव के लिए लाइफ जैकेट या लाइफ बॉय तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ आपको अभी दिखवाना चाहूँगा। सबसे पहले बॉटल के माध्यम से, सभी घरों में पानी पीने के बाद में इस प्रकार की बोतलें खाली बच जाती हैं। आप इन खाली बोतलों का इस तरीके से बांध करके, और जब भी अगर बाढ़ आती है तो उस समय खुद को तैराए रखने के लिए इसको लाइफ जैकेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी जो चीज़ें तैर सकती हैं, जैसे अन्य अपने पास हो सकते हैं, ट्यूब होता है जो बड़े वाहनों का टायर जो ट्यूब रहता है, तो उस ट्यूब को भी हम लाइफ जैकेट के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। घरों में डब्बे रहते हैं, खाली डब्बे, इनको बढ़िया एयर टाइट करके इनसे भी हम लोग तैरने के लिए अपने लिए जो बचाव करते हैं उनके लिए बना सकते हैं इस तरीके से, और उपयोग करने के बाद में हम इनसे खुद को पानी में जब भी स्थिति बनती है तो सुरक्षित तैरा सकते हैं। इसके अलावा फिर शासन की तरफ से जब भी हमारे रेस्क्यू दल जाते हैं, जहाँ से भी सूचना आती है, तो हमारे पास फिर लाइफ बॉय रहता है, एक गोल रिंग रहती है, इससे कम से कम 6 लोग आराम से तैर के सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं पानी के अंदर में। लाइफ जैकेट रहता है, लाइफ जैकेट को व्यक्ति खुद धारण करता है और इसको पहन लेने के बाद में वो कम से कम 24 घंटे तक डूबता नहीं है। इसकी जो कैपेसिटी है न्यूनतम, इसको पहन के तैरा रह सकता है। जब भी बारिश के दौरान में कभी भी कोई समस्या आती है और अपने को ये लग रहा हो कि हम अब अपने आप को स्वयं नहीं बचाने में सक्षम नहीं है, तो तुरंत हमारे यहाँ स्टेट कमांड सेंटर है जो आपदा प्रबंधन का, उसके टोल फ्री नंबर पर आप सूचना तुरंत दे सकते हैं कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो हमारी जो क्विक रिस्पांस टीमें रहती हैं वो टीमें तुरंत रवाना होती हैं और आपको सामुदायिक स्तर पर जाके, और आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आपको जाके सहायता उपलब्ध करवाती हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी बाढ़ से निपटने के लिए आपने दी, और इतना बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन आपने किया। और सबसे प्रमुख बात है कि सारे वो उपकरण हैं जो घर में आसानी से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो एक कहावत रहती कबाड़ से जुगाड़ जी, जो आपने व्यवस्था की है, ये बहुत महत्वपूर्ण, और हर शख्स के लिए, हर परिवार में मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ यदि हों तो और भी अच्छा है। जी बिल्कुल। कुल मिला के बात यह है कि आपदा कब आ जाए, आपदा कह के नहीं आती। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये तो चूंकि एक बड़ा बृहद स्तर पर आपने बताया कि बाढ़ की स्थिति में क्या किया जाए। घरों में भी कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कई बार गैस सिलेंडर से गैस लीक हो गई, या कुछ हादसा हो गया, गैस सिलेंडर में आग लग गई, कभी करंट फैल गया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सजेशन देंगे, आप ऐसी स्थिति में कैसे लोग इससे निपटें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं घरेलू स्तर पर, जो जिन्हें हम बोलते हैं कि कई बार कि मानव निर्मित आपदाएं हैं, छोटी सिलेंडर में आग लग गई, बहुत आसान तरीका होता है। हम लोग इसके लिए जो हमारे यहाँ जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं उसके दौरान
हम लोगों को जागरूक करते हैं कि सिलेंडर की आग बड़ी आसानी से बुझ जाती है, बस हमें क्या है हवा से उसका कनेक्शन ख़त्म करना होता है। अगर आप जैसे सिलेंडर में आग लग गई है तो आप किसी मजबूत गीले कपड़े से उसकी ऑक्सीजन को रोक दोगे, उसका ऑक्सीजन से कट कर दोगे तो आग आसानी से बुझ जाएगी, बस गैस लीक होती रहेगी। तो गैस लीक होने से उसको फिर आप ले एक चीज़ और है जी सर, पिछली बार भोपाल में क्या हुआ था, जब पानी जब ज़्यादा गिरता है तो भोपाल की आज भी कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो निचली बस्ती कहलाती हैं, और उनके घरों में आधी आधी एक एक मंजिल डूब जाती है। जी अब ऐसी स्थिति में लोगों को समझ में नहीं आ पाता कि कैसे करें, किससे सहायता लें, कहाँ जाएं। तो वो लोग सबसे पहले क्या करें? वो क्या आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? कैसे आपके पास तक आएँ? और कांटेक्ट है तो कोई नंबर आपका यदि हो तो ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। संपूर्ण आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर 1070 1079 दो नंबर टोल फ्री नंबर हैं जो स्टेट 1070 1079 जी ये टोल फ्री नंबर है? बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पूरे एमपी से इस नंबरों पर फ़ोन लगा करके और आपदा की जानकारी दे सकता है, अपनी कठिनाई जो भी जहां भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है सूचना दे देगा। ये स्टेट कमांड सेंटर है। स्टेट कमांड सेंटर से सूचना संबंधित जिले के लिए, जैसे अगर मैं भोपाल के लिए बात करूं तो वहां से तुरंत हम लोगों को सभी को CUG नंबर दिए हुए हैं, तो उन CUG नंबर पर तुरंत सूचना आती है। और हमारे यहाँ EOC भी स्थापित है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जिसमें हमारे ऑफिस में व्यक्ति हमारे जो कर्मचारी हैं वो बैठे रहते हैं, तो वहाँ से तुरंत उनके पास सूचना आती है। और वहाँ जो हमारी टीम, जिसको हमने क्विक रिस्पॉन्स टीम आपको बताया था, वो टीम तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। एक सर इसी बीच एक दर्शक हमारे जुड़े उत्तर प्रदेश बाराबंकी से, उनका एक सवाल है, एक सवाल ले लेते फिर अपन चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। जी नंद स्वरूप जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। मैं नंद स्वरूप हूं बाराबंकी से। मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ, जो आजकल जो आकाशीय बिजली गिरती है जिससे काफी लोगों की मौतें हो जाती है, दुर्घटनाएं होती है, तो ऐसी दशा में हमें कौन कौन सी निम्न सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कुछ सावधानी आपको पता होता है कि तालाब में सोता या हाई ब्लड के नीचे में नहीं जाना चाहिए, या बाहर सबके घरों में चले जाना चाहिए, खेतों में सूखे स्थान पे जाना चाहिए, सुरक्षित स्थान पे काम को बंद करके रहना चाहिए, और पशुओं को सुरक्षित जगह ले जाइए, या जहाँ पर बिजली। हाँ नंदू स्वरूप जी, आपका करना चाहिए, लोहे की या धात की बनी कोई खाता या खनी का प्रयोग नहीं करना। बिल्कुल फोन होती उपयोग नहीं करना चाहिए, बिजली के हाथ में देने के लिए। इसके अलावा और हमें क्या करना? अपन जवाब तो ले लें जरा सर से, आपने सवाल भी कर लिया और जवाब भी दे दिया। एक मिनट सर से एक्सपर्ट के रूप में जवाब ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे जो आकाशीय बिजली गिरती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने उठाया है। आकाशीय बिजली की गिरने की घटना बारिश के मौसम में एक आम घटना होती है, क्योंकि ये खुले मैदान में भी गिर जाती है, वृक्षों पर भी गिरती है, और जो लाइट के खंभे रहते हैं या कोई भी ऐसी धातु की संरचना होती है उस पर भी गिरती है, मकानों पर भी गिरती है। अधिकांश तो इन्होंने स्वयं ही उपाय बता दिए हैं हमें। एक बहुत जागरूक नागरिक हैं, इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ खुद भी दे दी हैं। तो आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या करना है। जैसे खुले मैदान में, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, खुले मैदान में है तो आप उकड़ू बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को दोनों कानों पे रखें और दोनों सिर को दोनों घुटनों के बीच में दबा लें, और अपने शरीर को जितना छोटा कर सकते हैं उतना करें और ज़मीन के पास में रखें। और अगर झुंड में है, मतलब अगर व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो दूर दूर हो जाएं खुले मैदान में। यदि आप अपने वाहन से जा रहे हैं तो सबसे सुरक्षित वाहन के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलें। वाहन को किसी पेड़ के नीचे पार्क नहीं करें, खुली जगह पर सुरक्षित जगह पर खड़ी कर लें और आराम से आप वहीं सुरक्षित हैं। यदि आपको कहीं शरण मिल रही है, जो पक्का मकान है या इस प्रकार की संरचना है, तो आप उसमें जा सकते हैं, वो सुरक्षित जगह रहती है। अच्छा सर, वैसे सब लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे खड़े नहीं होने चाहिए, क्या कारण क्या है इसका? आकाशीय बिजली जो है सबसे ज़्यादा जैसे ऊंची संरचनाओं पर गिरती है, क्योंकि वहाँ से सीधे उसके संपर्क में रहती है, बादलों से टकराती है, और जो धनावेश ऋणावेश रहते हैं जो ये नुकसान की संभावना। जी। अच्छा सर, आपने चर्चा में ये भी अपनी बातचीत में आपने बताया था कि कई तरह के आपके प्रोग्राम में शामिल है, आपदा मित्र करके आपने एक बहुत बड़ा लोगों का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जो ऐसे मौक़ों पर लोगों की मदद भी करते हैं। तो उसके बारे में ज़रूर आप बताएं ताकि लोग भी उनसे जुड़ सकें या सामान्य लोग भी उसमें शामिल हो सकें। जी बिल्कुल, ये एक केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की महती योजना है, जिसमें हम लोग कुछ जिलों के लिए अभी शुरुआती चरण में है,
तो कुछ जिलों के लिए एक निश्चित निर्धारित लक्ष्य दिए गए थे, जिसमें न्यूनतम 300 लोगों को आपदा मित्र के तौर पर प्रशिक्षित करके और आपदा के दौरान में उनका सहयोग लिए जाने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर जब भी कहीं आपदा आती है तो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्थानीय व्यक्ति ही होते हैं। तो उनको आपदा मित्र के तौर पर शासन ने प्रशिक्षित किया, 12-12 दिन का कोर्स चला करके चुनिंदा जिलों में, जिनमें से भोपाल भी शामिल है। हमने ये कार्यक्रम चलाया और लड़कों को जो एनसीसी या किए हुए हैं या आम नागरिक हैं जो अच्छे तैराक हैं, उन लोगों को हमने जोड़ा और जो स्वयं इच्छुक भी रहे हैं इस चीज़ के लिए, उनको प्रशिक्षित किया है और उनका हमें अब आगामी बाढ़ के दौरान या आगामी आपदाओं में उनका अच्छा सहयोग भी मिलेगा। इसके अलावा हम लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी बनाते हैं। जी, इसमें कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से सेवाएं देना चाहता हो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, तो अपनी सेवाएं दे सकता है। उसके लिए उसे कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्म रहता है, उस पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी हमें देना है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में उन्हें जो बेसिक ट्रेनिंग है जो भी रहती हैं वो सारी चीज़ हम उनको बताते हैं। और अभी जो आपदा मित्र योजना चली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शासन के द्वारा उनको एक किट प्रदाय की गई है। जो किट में न्यूनतम वो सारी चीज़ हैं जिनको लेकर के वो कहीं पर भी अपना जो आपदा के समय में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के दौर में काम कर सकते हैं। उस किट में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे टॉर्च है, रस्सा है और एक लाइफ बॉय दिया हुआ है उनको, जिनको पहन के वो रेस्क्यू कर सकते हैं। तो इन सारे सामानों के साथ में वो पानी की बोतल वगैरह भी दी हुई हैं उनके लिए, ताकि जहाँ एक सवाल वो ले लेते फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक दर्शक जुड़े हैं। विपिन कटारे जी सागर से हमसे जुड़े हैं। विपिन जी, आपका सवाल आप कीजिए, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी सर, नमस्कार। मेरे दो सवाल है जी। पहला सवाल है सर कि जब ऐसी कोई भी आपदाएं आती हैं, बाढ़ वगैरह, ये मौसम चल ही रहा है वैसे तो कुछ लोग रिस्क लेते हैं, जैसे नदी नाला रहता है तो गुजरने के लिए। तो सर इस रिस्क में मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर कहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि नदी नाले रहते हैं। आज दिन हम न्यूज में वीडियो देखते हैं जिसमें लोग गुजर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, तो इसके बारे में मुझे जानना था। और एक बात और जानना कि सर ने अभी बताया था कि अपने साथ बांस लेके जाए, तो ये किस लिए सर, इसके बारे में मुझे जानना था। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। इसके माध्यम से दर्शकों को और जागरूकता मिलेगी। मैंने जो बताया था कि बांस लेके जाएं, दरअसल है कि बांस के डंडे की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि अगर पानी कहीं गहरा है तो आप उससे नाप सकते हैं कि कितना गहरा है, पहले पानी से उस डंडे की सहायता से आप ये देख सकते हैं। दूसरा सवाल आपका था कि हम पानी या स्रोतों के पास क्यों नहीं जाएं, क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि पानी अगर आधा फुट भी पानी बह रहा है तो व्यक्ति को आसानी से बहा के ले जा सकता है। और इस समय पानी के साथ में लकड़ी, कंकड़, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें भी बह के आती हैं। तो जब हम पार कर रहे होते हैं तो इस दौरान वो चीज़ें भी हमसे टकराती हैं और हमारे बहने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब हमें पता ही है कि बाढ़ के आधा फुट के पानी से हम लोग आपदा में फंस सकते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि उस दौरान आप कतई नदी नालों को पार नहीं करें। सभी जगह वैसे तो अमूमन चिन्ह लगे रहते हैं कितना फुट पानी आ चुका है, और ये भी इंस्ट्रक्शन पीडब्ल्यूडी की तरफ से, लोक निर्माण विभाग की तरफ से लगे रहते हैं कि आप नाला पार न करें पानी नाले के ऊपर से गुजरने पे। तो मेरी भी सलाह यही है कि ऐसी स्थिति में जहाँ भी कहीं पानी है तो ये जो आपने डंडे का एक यूज़ बताया था, जैसे ज़रूरत पड़ रही तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, एक बार आप ज़रूर। जी, आप पानी की गहराई इस तरीके से, जैसे स्लो थोड़ा आप जा रहे हैं, पानी कहीं ज़्यादा है तो आप ऐसे उससे देख लेंगे, और अगर एकदम से अगर ज़्यादा गहराई है तो आपको ये पता चल जाए कि अरे आगे कुछ ज़्यादा गहरा है। तो इस तरीके से जो अभी आप देख रहे हैं, आप आसानी से डूबने से बच सकते हैं। एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा। जी बिल्कुल, अंदाज़ा लेने के लिए ज़रूरी है। एक सर, आपने बहुत अच्छी भी बात कर रहे थे, चूँकि वो सवाल भी बहुत अच्छा था। आमतौर पर हम ऐसे वीडियोस कई देखते हैं न्यूज़ पर कि लोगों ने अपनी कार उसमें बहते पानी में डाल दी, किसी ने बाइक डाल दी, जबकि हम देख रहे हैं कि लगातार बाइक सहित बह जाते हैं। तो ऐसा वो शौर्य का प्रदर्शन क्यों करते हैं, करना चाहिए क्या उनको? ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें मालूम है कि इससे हमारी जान जोखिम में जा सकती है तो ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। जी जी जी। एक और बात है सर, जैसे कई शहर ऐसे हैं जो नदी किनारे हैं। अपन भोपाल की बात करें तो बड़ा तालाब यहाँ पे है, और बहुत सारी एक तो एक्टिविटीज़ भी वहाँ होती हैं, और कई बार धार्मिक त्यौहार भी के दौरान भी लोग की वहाँ भीड़ जमा होती है। तो ऐसे जब जिस जगहों पर भीड़ जमा होती है वहाँ स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे उसको इन चीज़ों से निपटे, कैसे, ताकि जनहानि ना हो?
आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से हम लोग अपनी टीमें उस दौरान में तैनात कर देते हैं। जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ पानी की संरचना के पास मंदिर है, या जैसे आपने देखा होगा कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन या गणेश विसर्जन, इस दौरान हमारी टीमें हर जगह तैनात रहती हैं। जहाँ जहाँ विसर्जन स्थल है वहाँ हमारी टीमें तैनात रहती हैं। और इसके अलावा हमें नगर निगम का भी सहयोग मिलता है। एक बार वो चूंकि अपने डिसकंटिन्यूटी करना था क्योंकि समय कम है, लेकिन एक बार आप और बता दीजिए इस किट में टॉर्च का, मेडिसिन और ये जो आपके सारे उपकरण हैं। जी जी, ये आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट एड किट रहती है और टॉर्च है। और एक 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 करके बताइए। टॉर्च जला दीजिए, जल जाएगी ये टॉर्च। जी, और फर्स्ट एड किट बॉक्स है, पानी की बोतल है, कुछ आवश्यक दवाइयाँ जिसमें इस फर्स्ट एड किट बॉक्स में हैं, और लाइफ जैकेट है, टी शर्ट है, जिससे कि आपदा मित्रों को आसानी से पहचाना जा सके। ये जो रस्सी आपके हाथ में? जी, ये आपदा मित्रों को इस टी शर्ट्स के माध्यम से आप आसानी से पहचान सकते हैं और आप उनसे मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, ये आपदा मित्रों की ड्रेस है। जी जी। और वो थोड़ा रस्सी के बारे में बताइए, ये कैसे इसका? रस्सी के कई इस्तेमाल होते हैं। जी जी। इस सबसे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, जैसे हमें सामने दिख रहा है, तो और मुझे तैरना नहीं आता है जो व्यक्ति, अगर आपके पास रस्सी है तो आप रस्सी उसकी तरफ फेंक देंगे और वो उसको रस्सी से पकड़ के बाहर खींच सकते हैं। जी जी जी। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये खींचने की एक विधि है, स्टैंडर्ड विधि। तो इस तरीके से आप उसको बाहर, पानी से बाहर खींच सकते हैं रस्सा फेंक करके। तो इस चीज़ में आपकी मदद कर सकता है। ये भी मतलब एक स्पेशल विधि है ऐसे? जी जी हाँ, क्योंकि पानी का बहाव तेज रहता है, तो उसके लिए व्यक्ति को विशेष तरीके से। एक चीज़ और सर आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी पूरी टीम लगी रहती है, आपदा मित्र लगे रहते हैं, आपकी एक पूरा प्रदेश व देश में बड़ा नेटवर्क है। एक ये भी आया था कि जो इस दौरान बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं उनको शायद पुरस्कार की एक योजना आपके यहाँ प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। जी जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार योजना एक शुरू की है, जिसमें कोई भी आम नागरिक जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है तो उसको वो अपना नामांकन कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रहते हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। उनके नामांकन हम लोग प्रस्ताव बना के भेजते हैं। अच्छा जी। एक और सवाल है सर, कहीं मान लो जैसे बाढ़ की स्थिति की सूचना आपको मिली जी, या कहीं आपदा दूसरे की आपको सूचना मिली, तो कितने मिनट में, कितने सेकंड्स में आप लोग एक्टिव हो जाते हो, वहाँ पहुँच जाते हैं? क्या मैकेनिज्म है उसका? हम जैसे ही सूचना हमारे पास आती है तुरंत हमारी टीम विद इन 5 मिनट या 10 मिनट हम हमारे यहाँ से रवाना कर देते हैं। और आजकल एक अच्छी सुविधा ये हो गई है कि मैंने ये देखा है कि कई सीधे फ़ोन कॉल्स मेरे नंबर पे भी आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे तुरंत बोलते हैं कि अपनी जहाँ जिस स्थान पे आपको ज़रूरत है गूगल लोकेशन भेज दीजिए, तो हमें गूगल लोकेशन भेज देते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जाता है। जी जी बिल्कुल, तो हम और त्वरित क्रिया कर लेते हैं। अच्छा, और क्या क्या आप उसके साथ भेजते हैं? मतलब टीम के पास क्या रहता है? हमारी व्हीकल्स और बोट से क्या ऐसा कुछ हमारी वेल इक्विप्ड जो हैं? जी जी, हमारी टीम में अमूमन उनके खुद के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहते हैं, जिनमें लाइफ जैकेट्स वगैरह रहते हैं, और बोट्स रहती हैं, रबर बोट्स या एसडीपी बोट्स, जो हमें एसडीआरएफ की तरफ से जो पूरा एसडीआरएफ में खरीदी हुई है उसमें बहुत सारा सामान हमें उपलब्ध कराया गया है। तो उन सारी किट, एक जो हमारा वहाँ व्हीकल रहता है रेस्क्यू व्हीकल, उसमें सारी चीज़ें हमेशा तैयार हालत में रहती हैं। बस सूचना प्राप्त होते ही हमारी टीम रवाना हो जाती है। अच्छा, तो क्विक रिस्पांस। जी जी, क्विक रिस्पांस। सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और चूंकि ये वर्षा का समय है तो कभी भी आपदा हम चाहते नहीं कि आए, लेकिन ये तो आपदाएं विपदाएं हैं, कभी भी आ सकती हैं। लेकिन आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत काम आएगी, क्योंकि सर ने ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं कि आप कबाड़ से जुगाड़ कर भी अपनी लाइफ बचा सकते हैं और दूसरे की लाइफ भी बचा सकते हैं। सर, आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।